हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने आई थिंक मैंने जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है उसमें 1 और 2 शायद पूरे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे 15-20 जो भी है वो ख़त्म किए थे। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 में फर्स्ट है, ये क्वेश्चन क्या है, हाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिलेटेड टू ए राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर लोअरिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका रिलेशन क्या है। तो 1 या 2 मार्क्स के लिए मतलब आपको लिखना पड़ेगा, बताइए ना, मतलब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन लोअरिंग। आप जानते हैं जब हम नॉन वोलाटाइल, वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, देखिए, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ नॉन volatile solute in a pure solvent the vapor pressure decreases, therefore boiling point of solution increases, rise इन्होंने दिया है rise क्यों हो रहा है, तो यही रीजन है, सरफेस एरिया ऑफ प्योर सॉलिड मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, है ना। सेकंड है, व्हाट आर आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो भी हमने डिस्कस किया। आइसोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। हाइपर मतलब हाइपरटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है दूसरे से। थर्ड, a solvent and its solution containing a non-volatile solute are separated by a semi-permeable membrane। ये हमें पता है, सॉल्यूट दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के जो सॉल्यूशन है वो सेपरेट हमने अगर मान लो एसपीएम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से किए। डज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑकर इन बोथ डायरेक्शन, आपको पता है नहीं, कहां से कहा होगा, जहां पे हाई सॉल्वेंट है वहां से सिर्फ एंड सिर्फ सॉल्वेंट बोल रहा हूं, जहां पे हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वहां से ही एसपीएम फ्लो करेगा, सॉल्वेंट को फ्लो करेगा लो सॉल्वेंट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है टुवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, ये आपको लिखना है। 4, the osmotic pressure of CaCl2 and urea solutions of the same concentration and at the same temperature। देखिए 4 क्या है, 4 पाई CaCl2 इज इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू दिया है 0.605 और पाई ऑफ यूरिया इज इक्वल टू दिया है 0.245 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एट सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड सेम टेम्परेचर। देखिए C एंड T आर सेम, तो कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2। वेंट ऑफ फैक्टर उसका सिंबल क्या है, I, CaCl2। बताइए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, पाई इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, CRT, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, CaCl2 क्या होगा बताइए, Ca प्लस 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 2Cl माइनस N इक्वल टू 3, मतलब ये है इलेक्ट्रोलाइट। और यूरिया क्या है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये आयोनाइज नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पाई इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, I इंटू CRT, और इसके लिए भी I इंटू CRT। तो मुझे बताइए, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब पाई CaCl2 अपॉन पाई यूरिया इज इक्वल टू I CaCl2 RT। क्यों CRT, क्यों ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि C और T सेम है, R तो कांस्टेंट ही है, और I यूरिया CRT, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। पाई CaCl2 कितना है बताइए, पाई यूरिया कितना था, 0.245 एटमॉस्फेयर, बताइए
पाई CaCl2 कितना है, पाई CaC यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई CaCl2 कितना है 0.605 अपॉन पाई यूरिया कितना है 0.245 विच इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ आई CaCl2 और इसका होगा 1 यूरिया, क्योंकि यूरिया क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर होगा 1 और इसका आंसर आएगा, तो मैंने कैलकुलेट शायद किया है 0.605 अपॉन ये आएगा 2. ICaCl2 इज इक्वल टू 2.46 और आई का यूनिट तो नहीं होता, वो तो फैक्टर है ना। चलो बहुत इजी है थोड़ा, देखो सोच इंपॉर्टेंट है। फंसोगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो जनरली वैसे ही जहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर आएगा आप फंसो। अब फिफ्थ वन, एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है मुझे बताइए। हमने क्या किया था, मान लो 2 कंपार्टमेंट है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने प्योर वाटर लिया और यहाँ पे सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर जिसमें मतलब कोई सॉल्ट या मतलब इम्प्यूरिटीज है, मतलब मान लो समंदर का पानी है, तो यहाँ पे मान लो ऐसे वाटर है, ऐसे आउटलेट है और यहाँ पे और एक है, मतलब यहाँ पे ऐसे। अब देखिए मुझे बताइए SPM का एबेनॉलेट एक एक्सपेरिमेंट याद करिए, सुक्रोज और हमने ये किया था, बताइए। तो जनरली क्या होता है, ये प्योर वाटर है, मतलब यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्टी वाटर तो है ही, मतलब लेकिन लो अमाउंट में सॉल्वेंट है। SPM का काम क्या है, सॉल्वेंट को फ्लो करना, स्पॉन्टेनियस फ्लो, कहाँ से कहाँ, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट तक, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ये क्या होगा, यहाँ से पानी धीरे धीरे इसमें जाएगा और यहाँ पे एक्सर्ट होगा, क्या ऐसे जाएगा ना, मान लो यहाँ पे ऐसे वाटर, तो ऐसे 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 ये ऐसे वाटर जाएगा और ये जो लेवल है, मान लो ये लेवल ऐसे, ये होता है एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एबेनॉलेट एक्सपेरिमेंट में मैंने डिस्कस किया, लेकिन और एक बार बताता हूँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो इसी को ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताइए यहाँ से SPM ने क्या किया, SPM का काम क्या है, ज्यादा सॉल्वेंट को कम सॉल्वेंट की तरफ ऐसे फ्लो करना है। ये फ्लो हुआ, यहाँ पे चला गया तो ये लेवल बढ़ेगा और एक लेवल पे रुकेगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसका वेट से ये थोड़ा SPM पे क्या होगा, मतलब वो प्रेशराइज होगा और वो जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, इसके वजह से क्या होगा, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लो ये ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया 2 एटमॉस्फेयर। अब एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने रखा पिस्टन किसके लिए, प्रेशर अप्लाई करने, उसको दबाने के लिए, है ना, ऐसे। तो पिस्टन से जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो मैंने ग्रेटर देन 2 एटमॉस्फेयर लगा दिया। कितना इजी है देखिए, यहां से यहां पानी आ रहा था ऐसे और यहां जा रहा था। अब मैंने क्या किया, जितना पाई आया था ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे ज्यादा मैंने बाहर से प्रेशर लगा दिया। अब क्या होगा, जो वाटर यहाँ पे आया था, इसका वाटर अब क्या होगा, इसका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कितना इजी है, समझ में आ रहा है ना। मतलब पिस्टन यहाँ पे जितना प्रेशर और कितना अप्लाई करना है, जितना पाया है उससे थोड़ा ज्यादा, फिर क्या होगा, इससे वाटर यहाँ। तो यही घर में जो ऑनलाइन प्यूरिफायर है, प्यूरिफायर क्या है, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए प्यूरिफायर में हम घर में जो मतलब वो इम्प्यूरिटी वाला वाटर होता है, हम क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिक से हम पिस्टन से क्या करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं और ये हमें यहाँ पे पानी आ जाता है और ये हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने जो आपको PDF दिया है उसमें जाइए, पेज नंबर पता नहीं, ऑस्मोसिस में यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस ये डायग्राम है और डिटेल में, अगर बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन रिवर्स, अभी एक्सरसाइज में दिया है तो मतलब वो श्योर आ सकता है ना। तो आपको ये डायग्राम में देना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा नेमिंग करके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर,
greater than osmotic pressure, then the flow of solvent molecules reversed. This phenomenon is called as reverse osmosis. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो पीडीएफ है उसमें है ये एक ही पॉइंट, बाकी सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा था, 6 देखिए। हाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर आई थिंक लेसन 4 या 4th लेसन में मैंने एक डेरिवेशन किया है, वो आप देख सकते हैं। 7 मतलब 6 वीडियो से आप मतलब देखिए, और उसका मैं मतलब नोट्स का भी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। उसमें से आप जो भी मैंने लिख के दिया है आप अपने भी मतलब रंग से लिख सकते हैं, या वहां से आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। 7 व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर्ड by dissolving a non-volatile solute into it. Why vapor pressure of a solvent का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से? वो भी मैंने इसमें आप क्या लिखना है यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए आएगा। पूरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सारा कंटेंट मैंने जो दिया है वो लिखना है। यूजिंग राउल्ट्स लॉ, हाउ विल यू शो दैट डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2, 2 मतलब अपना सिंबल B, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। ये कहाँ पे? ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव RLVP का जो मतलब डेरिवेशन है वो वहां पे कॉपी पेस्ट करिए। ठीक है। 9 while considering boiling point elevation and freezing point depression, a solution concentration is expressed in molality and not molarity। समझिए, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ जब निकालते हैं तो हम यूज करते हैं मोलालिटी को, और मोलारिटी को हम यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? देखिए, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ दोनों रिलेट है टेम्परेचर से। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। देखिए वॉल्यूम, यही गड़बड़ है क्या? जब टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो ये वॉल्यूम एक्सपांड हो सकता है, एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम हो सकता है। इसी वजह से हम मोलैरिटी नहीं यूज कर सकते, मोलैलिटी यूज करते हैं। तो मुझे बताइए टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से कॉन्सेंट्रेशंस है? नीट में जेई मेंस में एक बार आया था, 4 दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या ट्रिक है? जिनके फॉर्मूला में वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, ये 4। और टेम्परेचर इनडिपेंडेंट बाकी सब कितने बाकी? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, ये वॉल्यूम यहाँ पे है मास, और क्या आ सकता है? ठीक है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हाँ, तो लिखना क्या है? मोलैरिटी हैविंग फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम, एंड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय वेरिंग टेम्परेचर वॉल्यूम एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, हेंस वी कांट यूज दिस मोलैरिटी कॉन्सेप्ट। बस इतना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आएगा, बस ज्यादा उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगेन चलिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 3 भी खत्म हो रहा है। चलो क्वेश्चन 4 derive the relationship between degree of dissociation of an electrolyte and Van 't Hoff factor. Degree of dissociation and Van 't Hoff factor alpha equal to I-1 upon N-1। लेसन नंबर 5 आई थिंक, लास्ट लेसन में ये मैंने लिया था ना, हमने ऐसे कंसिडर किया था AN NA ये वाला, वो डेरिवेशन लिखिए, काम बन जाएगा। वीडियो देखिए, ये आप क्वेश्चन आंसर भी नोट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन 5, हाँ अब ये वीडियो ये बार बार तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना, तो वीडियो जाके वो लेसन 5 में देखिए, जो भी थ्योरेटिकल है वहां से आप मतलब पढ़िए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर? आई थिंक फर्स्ट ही था सॉल्युबिलिटी ऑफ मतलब वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर, अफेक्शन है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वो।
6b, obtain the relationship between freezing point depression delta Tf और molar mass freezing point. 7, explain the boiling point elevation in terms of, मतलब वो जो 4 डेरिवेशन थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये सारे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, फिश जनरली, मछलियां, वो मैंने बताया था लेकिन ये थोड़ा अलग है. फिश जनरली नीड्स O2 concentration in water at least 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सर्वाइवल. फिश को जिंदा रहने के लिए पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी वाला जो ऑक्सीजन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लगता है? सॉल्युबिलिटी 3.8 मिलीग्राम पर लीटर. मछली जिंदा रहने के लिए पानी में जो ऑक्सीजन है उसका सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन चाहिए 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सर्वाइवल. फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 of the water is needed for the survival of fish. तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मतलब आपको निकालना है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा. तो ये दिया है आपको सॉल्युबिलिटी, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है. चलिए अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप जानते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन हम निकालेंगे सॉल्युबिलिटी में, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पी. काम खत्म. तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी अपॉन KH. तो KH क्या है, देखते हैं आगे क्या दिया. गिवन द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर, सॉल्युबिलिटी S ऑफ O2 इन वाटर इज इक्वल टू 2.2 into 10 raised to minus 3 मोल पर लीटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पानी में जो है वो है 1 एटमॉस्फेयर. बस. तो ब्रैकेट में दिया है, ये ब्रैकेट में क्या है, हाँ ब्रैकेट में शायद आंसर है 0.054 एटमॉस्फेयर आना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे मैंने शायद कैलकुलेशन किया हुआ है. देखो इजी है. यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पी. सॉल्युबिलिटी ये पानी में है ना, KH इंटू पी, और KH इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 अपॉन प्रेशर ऑफ O2. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कितना है, 2.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 एटमॉस्फेयर. मतलब ये कितना आया, K कितना आया, इतना आया. खत्म. तो K के लिए दिया है, मतलब ये इतना सॉल्युबिलिटी पानी का उसमें होता है. आपको पूछा है सर्वाइवल, मछलियां जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए, इतना होता है सॉल्युबिलिटी, लेकिन इनके लिए कितना चाहिए. तो पहले काम करते हैं सॉल्युबिलिटी मिलीग्राम पर लीटर. ये सॉल्युबिलिटी किसमें है, मोल पर लीटर. तो मिलीग्राम से हमें जाना पड़ेगा मोल की तरफ. बताइए, मिलीग्राम से पहले जाना पड़ेगा ग्राम, फिर जाना पड़ेगा मोल. कितना इजी है देखिए. मिलीग्राम से जाना पड़ेगा ग्राम तक. 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू माइनस 3 ग्राम. तो मिलीग्राम कितना है, 3.8 मिलीग्राम. ग्राम में करिए. मिलीग्राम टू ग्राम करने के लिए दिया हुआ जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करिए 10 रेज़ टू माइनस 3 से, मतलब 3.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 ग्राम हुआ. मोल बताइए, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. तो मुझे चाहिए क्या, मोल चाहिए, और दिया क्या है, ग्राम मतलब क्या है, मास है. उसको मोलर मास से डिवाइड करिए. तो ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 2 32. जनरल जो भी है, मतलब कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32, फिर और कैल्शियम 40, और शायद मतलब HONS, हाँ बस, और फास्फोरस 31. ये थोड़ा याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना. ये आपको बोर्ड में शायद देते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं देते, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा इतना. बताइए, ग्राम को मुझे जाना है मोल की तरफ, मतलब ग्राम को डिवाइड करेंगे. देखिए ये ग्राम है, डिवाइड करेंगे मोलर मास से, मतलब 32 से. इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू जो आएगा, वो मैंने किया है, वेट, थ्री पॉइंट एट इंटू 10 माइनस, हाँ ये आ रहा है 1.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4
मिलीग्राम टू ग्राम कन्वर्ट हुआ और ग्राम टू अब आ गया मोल में, है ना, मोल पर लीटर, क्योंकि हाँ सॉरी लीटर बोल गया मिलीग्राम, मिलीग्राम पर लीटर का मैंने किया ग्राम पर लीटर और आ गया मोल पर लीटर। अब देखो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो इतनी मुझे चाहिए। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 किसके लिए, फिश के लिए। वो पानी में जनरली ऑक्सीजन जो होता है उसका है। तो बताइए ये सॉल्युबिलिटी आ गया, मुझे चाहिए क्या, इस, ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी है। याद रखिए ये जनरल है, मतलब पानी में कितना O2 जनरली जाता है 1 एटमॉस्फेयर पे। वो बोल रहे मछलियों के लिए कितना चाहिए, तो यूज करिए सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के एच इंटू पी, और P इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी अपॉन के एच। सॉल्युबिलिटी कितना है 1.18 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय के एच कितना आ रहा है 2.2 इंटू 10⁻⁻³ विच इज इक्वल टू 0.0536 एटमॉस्फेयर, और उन्होंने कितना दिया है 0.04। तो राउंड ऑफ करेंगे देखो 6 ये 3 का 4 हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट है। बात को समझिए। हाँ वो जो ब्रैकेट में वो आंसर्स है, तो ये कैलकुलेशन देखिए इतना भी मतलब टफ कैलकुलेशन नहीं है, और टफ है भी तो बोर्ड में आप मान सकते हैं, मतलब सॉरी पीरियोडिक टेबल नहीं, लॉग टेबल, लॉग बुक से आप प्रैक्टिकल में जनरली आप करते हैं, तो लॉग बुक से आप कर सकते हैं, वो अलाउड है। इजी है ना, देखिए आप समझ, मतलब वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है बताइए, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे हेनरी लॉ है बस। एक सॉल्यूट, दो सोल्यूबिलिटी दिया है, एक का पार्शियल प्रेशर दिया है, दूसरे का पूछा है, तो के नहीं है, तो के निकालने के लिए एक डेटाबेस दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया ना, अब 9, क्वेश्चन नंबर 9। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर है तो प्योर सॉल्वेंट, मतलब पी नॉट ए अपना सिंबल 17 mmHg, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी पूछा है कितना होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया। मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया दिया है 2.8 ग्राम, और मास ऑफ वाटर दिया है 50 ग्राम। बताइए, ये भी शायद थोड़ा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन में देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर भी हाँ कॉन्सेप्ट क्या है जानते हैं आप, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बताइए ये क्या है, यूरिया सॉल्यूट है, मतलब ये अपना होगा मास ऑफ बी, ये सॉल्वेंट है, मतलब ये होगा, कैसे पहचाना, ये कम है, सॉल्यूट कम होता है, ये ज्यादा होता है। बताइए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए विच इज इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी क्या होता है, चलिए एक्स बी निकालते हैं पहले, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी विच इज इक्वल टू यूरिया। मास, यूरिया का मास है 2.8 डिवाइडेड बाय यूरिया क्या है NH2CO NH2, मतलब N2H4CO, N2 नाइट्रोजन होता है 14 इंटू 2 28, 14 टू 28, हाइड्रोजन 1 इंटू 4 1 4 4, कार्बन होता है 1 इंटू 12, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू 112, और ये ऑक्सीजन 16 इंटू 116, 60 ग्राम पर मोल, ये है मोलर मास ऑफ यूरिया। और पानी का कितना होगा H2O 16 प्लस 2 18, तो ये होगा 60 विच इज इक्वल टू 2 पॉइंट, शायद मैंने इसको किया हाँ 0.046, जीरो ऊपर लाके 6 से डिवाइड करिए, इजी कैलकुलेशन है, इतना भी मतलब टफ नहीं है। WA अपॉन MA, WA कितना दिया है 50 और 18, और ये होगा 2.78। और बताइए हाँ यहाँ पे NB कितना आ रहा है, NB कितना आ रहा है 0.046 डिवाइडेड बाय 0.3, Na कितना आ रहा है 2.78 प्लस 0.046, और ये आता है 0.016,
0.016 ये वैल्यू यहाँ पे रखी है। तो पी नॉट ए कितना है 17 माइनस पी डिवाइडेड बाई 17 विच इज इक्वल टू 0.016। 17 माइनस पी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होके कितना आता है 0.27 और p इज इक्वल टू 17 माइनस 0.27 ये आएगा 16.73 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और उन्होंने क्या दिया है ना, पॉज करिए और देखिए इजी है ये, इस टाइप का हमने सॉल्व किया ऑलरेडी। देखिए आगे क्या है 10 क्वेश्चन नंबर 10 a 5% aqueous solution by mass of cane sugar, मतलब शुगर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, फिर भी देखिए C12H22O11 आप मोलर मास निकालोगे तो 342 आता है इसका। 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 22 और 16 ये 176 वो होगा, दिया है ऑलरेडी। ये बोल रहे कि 5% एक्वियस सॉल्यूशन है इसका शुगर का मतलब ये है 5 ग्राम शुगर है 100 में से। मुझे बताइए सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर 5 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना होगा 95। ये जो 5% एक्वियस सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर होगा प्लस 95 ग्राम एक्वियस मतलब वाटर होगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये समझने वाली चीज है, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। मोलर मास भी दिया है और फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अपना सिंबल है TF 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वियस सॉल्यूशन। 5% एक्वियस सॉल्यूशन इसका ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 और उसका कितना होता है 12 6 72 ये 12 और 16 6 96 180 ब्रैकेट में जो लिखा है वो मोलर मास है। तो बोल रहे कि इसका TF कितना होगा, बोल रहे हैं आंसर दे रहे हैं 269.06 केल्विन। देखते हैं मैंने किया हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, TF है, पानी है तो T0F कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का T0F कितना होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये केल्विन में है तो मैं इसको क्या करता हूँ 273 केल्विन। तो अब बताइए T0F फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी और T0F माइनस TF इज इक्वल टू KF मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 लिया है मतलब ये ग्राम में होगा, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखिए एक का TF दिया है, ये तो 0 है तो इसको छोड़िए, TF इसका दिया है मतलब शुगर का दिया है, सब हमें निकालना है किसका ग्लूकोज का। और देखिए 5% ये भी 5 ग्राम क्या होगा, ये भी 5 ग्राम क्या होगा ग्लूकोज होगा इन 95 ग्राम पानी में। तो देखिए WB और WA सेम है, तो हम एक काम करते हैं शुगर के लिए क्या होगा बताइए, शुगर के लिए T0F कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF कितना दिया उन्होंने, सॉरी 0 नहीं केल्विन में है तो 273 माइनस शुगर का, देखो ये शुगर का डेटा है ये ग्लूकोज का है तो 271 विच इज इक्वल टू क्या होगा KF इंटू मास ऑफ शुगर कितना है 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर कितना है 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 95। और मान लो इसको डिवाइड करेंगे हम ग्लूकोज के साथ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए अननोन चाहिए, कौन सा, ये तो 273 होगा, ये चाहिए मुझे। और KF तो निकल जाएगा वो तो कांस्टेंट है, ये भी 5 है। देखिए 5% इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो सिर्फ मोलर मास में आप फंसोगे, नहीं तो वो कैंसिल नहीं करना। तो मान लो ऐसे डिवीजन करना है तो ये आएगा 2
डिवाइडेड बाय 273 माइनस टीएफ विच इज इक्वल टू ये के एफ 5000 निकल जाएगा, 95 निकल जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी 180 ऊपर आएगा और ये यहाँ पे आएगा 342, मतलब 273 माइनस टी एफ इज इक्वल टू ये यहाँ जाएगा 2 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आएगा यहाँ पे आई थिंक मैंने किया है 3.8 और देयरफॉर टी एफ माइनस ए प्लस वहाँ जाएगा और 273 माइनस 3.8 ये आएगा 269.2 केल्विन और उन्होंने दिया था 269.06, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स उतना ही आया। चल समझ में आ रहा है ना? हाँ ये लिख रहा हूँ इसके लिए, मतलब आप पूरा कि कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ थोड़ा पॉज करके लिखिए, ये अपने नोटबुक में इसको लिखिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी बात मानो, जेई मेंस नीट सब उसमें आएगा, एडवांस भी क्लियर होगा। जब मैं एडवांस की नीट के जो 30 ऑब्जेक्टिव आपको दिखाऊंगा तो आप उसमें समझ लेना और जानिए कि यही इस टाइप के ही जेई मेंस और इसमें होते हैं। चलिए 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8O7 इन 50 ग्राम एसिटिक एसिड इन प्लस 50 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COH, और ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम। हैज ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसका डेल्टा टी भी दिया है 1.76 केल्विन, Kb फॉर एसिटिक एसिड भी दिया है 3.07 केल्विन, Kg मोल इनवर्स। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैलिटी कितना होगा और आंसर दे रखा है 0.573 मोलर स्मॉल m। ये तो बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करने वाली चीज है। देखिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है Kb इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन Kb। डेल्टा टीबी कितना है 1.76 और Kb कितना है 3.07। ये कब होगा? जब आप पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे, सब रिवाइज करोगे। 11 का कितना आ रहा है 0.573। कैलकुलेटर पे भी यार अभी के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेटर यूज करिए, बाद में प्रैक्टिकल में जब आप जाते हैं तो लॉगबुक का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए 0.573 आ रहा है। देखो थोड़ा स्पीड बढ़, मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड से हो रहा है, आप पॉज करिए और आगे बढ़िए क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता। ज्यादा ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चंस देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, और बोर्ड में जान लीजिए कि इसमें 3 मार्क्स के लिए कंफर्म एक होता ही होता है। आप कौन सा भी क्वेश्चन पेपर उठाइए किसी भी बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 12, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ डेंसिटी ऑफ, आपको डेंसिटी दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेंसिटी दिया, आप डेंसिटी की बात करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में तो नहीं है डेंसिटी, मतलब अपने इसमें हमने डेंसिटी कंसीडर नहीं किया था। डेंसिटी दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है 12.16 एटमॉस्फेयर, फिर दिया है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 प्लस 273 मतलब 298 केल्विन, और एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, मतलब पीएफ भी दे रखा है -1.03 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मतलब एमबी पूछा है और आंसर दे रखा है इन्होंने 334। देखते हैं तो यहाँ पे ये बात जानिए, डेंसिटी, हाँ देखिए ये सॉल्यूशन डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का, और आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। देखते हैं ना, अब मुझे मोलर मास निकालना है। यहाँ पे एक्चुअली केएफ देना चाहिए था, ऊपर दिया है क्योंकि टीएफ है तो ये तो लगता ही है, तभी जाके हम निकाल पाते हैं। चलिए तो टीएफ से पहले डेल्टा टीएफ निकालते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ एक्वियस है क्या? हाँ, वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस -1.03 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये इतना आएगा केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, दोनों एक ही है क्योंकि डिफरेंस है। चलिए डेल्टा टीएफ आ गया, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी।
तो मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ। मोलैलिटी में ही मोलर मास छिपा हुआ है ना, तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया अपना 1.03 डिवाइड बाय 1.86 विच इज इक्वल टू 1.03 डिवाइड बाय 1.8, ये आ रहा है 0.5537, 0.5537 मैंने कैलकुलेटर पे किया ये। चलिए मोलैलिटी आ गया। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 kg सॉल्वेंट 1 kg वाटर। देखिए आपकी मोलैलिटी आ गई इतनी, इसका मतलब ये आ गया 0.5537 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या सॉल्यूट, इसका मोलर मास निकालना है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हमारे पास वेट है, ये मोल्स आ गए। अब मुझे बताइए मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो मेरे पास तो मोल है ऑलरेडी, मोलर मास निकालना है, मुझे चाहिए मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। और हमारे पास जो मास अभी है वो किसका है, डेंसिटी है, और ये मोल्स है, तो मास मुझे चाहिए, ये किसका है, सॉल्वेंट का मास है। मतलब मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास के लिए हमने W यूज किया था, सॉरी। बताइए, तो ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास है कितना 1000 ग्राम, तो मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। दिमाग लगाइए, वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मुझे दिया है, वेट मुझे चाहिए, तो मुझे निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ढूंढिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कहां पे है, तो ये क्यों दिया है भाई, पाई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले गिवन जो भी है लिखिए, और क्या कहां पे रुकोगे यहाँ पे ढूंढिए क्या। तो पाई दिया, आप जानते पाई इज इक्वल टू CRT, या पाई इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट RT बाय मोलर मास ऑफ इनटू V। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, therefore वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WBRT अपॉन MB इंटू पाई। और ये W बाय WB मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका वैल्यू क्या है, देखिए मोल्स का मतलब क्या है, W बाय मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B, वही वैल्यू है। डायरेक्टली आप यहाँ पे ये रख सकते हैं 0.5537, 0. मैं ये पूरा मतलब WB बाय MB, यही ट्रिक है इस प्रॉब्लम का, यही है WB बाय MB के जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, इंटू R है 0.0821। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में है, इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 298, और डिवाइडेड बाय ये है 12.16, और ये आता है, मैंने यहाँ पे किया है 1.114, ये लीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू लीटर में होती है, लीटर, एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये वॉल्यूम आ गया। और इसको अगर हम ml में करेंगे तो इंटू 10⁻3, 1 लीटर इक्वल टू 10 इंटू 10,000 है ना। अब बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे मुझे आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना दिया है 1.063 इंटू वॉल्यूम कितना आ गया इंटू 10⁻3। अब ये मैंने ml में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ml है, ये बात जान लीजिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1184.3 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 184.3 माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना लिया था 1000 ग्राम, इसका आंसर आएगा 184.3 ग्राम। बस काम बन गया। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स है 0.5537, मास कितना आ गया, ये सॉल्यूट का आ गया मास। देखिए कितना इजी अब बन गया।
और डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास आएगा ये एमबी यहाँ पे चला जाएगा 184.3 डिवाइडेड बाय 0.5537, तो इसका आता है 333 ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेटर पे किया, लॉग बुक पे आराम से आ जाए। चलिए मतलब ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना। मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले डेल्टा टीएफ से मोलालिटी निकाला, मोलालिटी से मुझे नंबर ऑफ मोल मिला, लेकिन मैं यहाँ पे फंसा हूँ किसमें, मुझे मास ऑफ सॉल्यूट ही पता नहीं, उसके लिए डेंसिटी और पाई दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, इससे मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, तो मैंने पाई से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, और मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, उसमें से मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, और ये आगे अभी काम बन गया, मास बाय मोलर मास है तो मोलर मास आ गया 334। तो पुराने मतलब इसमें 5 मार्क के लिए न्यूमेरिकल से मतलब ऐसे होते थे, तो 7 मार्क के लिए क्वेश्चन होता, उसमें 4+3 5+2 ऐसे आता था, थोड़ा आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे है 12। बोल रहे हैं यहाँ पे सॉरी 30, ये हो गया ना 30। A mixture of benzene and toluene contains 30% by mass of a toluene. 30% by mass, देखिए by mass of a toluene, मतलब 30 ग्राम टॉल्यून है और 70 ग्राम, 100 में अगर 30 है तो 70 ग्राम क्या है, बेंजीन, ऐसे होगा। बेंजीन टॉल्यून मिक्सिंग दिया है। और एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यून, प्योर के लिए हम नॉट, टॉल्यून के लिए टी मान लो, अभी कंसिडर करते हैं। टॉल्यून का दिया है 36.7 mmHg, पी नॉट, बेंजीन के लिए बी हम कंसिडर करते हैं, स्मॉल बी, बेंजीन 118.2 mmHg। एज्यूमिंग दैट द टू लिक्विड्स फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल है तो दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मतलब पी टोटल, अपना पी सिंबल, एंड इंडिविजुअल मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यून कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना होगा। कितना इजी है देखिए, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बताइए, राउट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर बताइए, राउट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, बताइए। तो मास है मेरे पास, टॉल्यून क्या होता है जनरली C6H5 ऐसे होता है, मतलब बेंजीन रिंग और उसमें CH3, मतलब C6H5CH3। तो इसका मोलर मास है, मोलर मास ऑफ टॉल्यून मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, वेट ऑफ टॉल्यून मान लो 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ टॉल्यून आप निकाल सकते हैं 92 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यून कितना होगा, मास बाय मोलर मास, तो ये आएगा 0.326। वेट ऑफ बेंजीन कितना है 70 ग्राम, बेंजीन का C6H6, मतलब मोलर मास ऑफ, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम, कितना होगा 78 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने आएंगे, मास बाय मोलर मास, तो ये कितना होगा 0.897। बस तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून निकालिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यून, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यून, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ये कितना आएगा, ये करो है ना आप, सब्स्टिट्यूट करो तो x आएगा ये 0.266, और एक्स बी कितना आएगा, आप जानते हैं 2 मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 2 मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो ये 1 में से माइनस करिए, आपको ये मिलेगा कितना 0.734। बस तो बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यून, मतलब राउट्स लॉ क्या बोलता है, पी नॉट टॉल्यून इंटू एक्स टॉल्यून, पी नॉट टॉल्यून कितना है इतना, तो पी टी कितना आएगा, पी नॉट टॉल्यून एक्स टॉल्यून, ये आएगा 9.78 mmHg। पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन, ये आएगा 86.76 mmHg। समझ रहे ना, पी नॉट भी है आपके पास यहाँ पे और एक्स भी यहाँ पे है, बस मल्टीप्लाई करना है। और पी टोटल कितना होगा, अपना सिंबल पी टॉल्यून प्लस पी बेंजीन, ये दोनों का सम करिए, आपको आएगा 96.52 mmHg। ठीक है, तो आंसर उन्होंने क्या दे रखा है, आंसर में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो ऐसे दिया है 86
86.7 mm, P इज इक्वल टू 96.5 mm। तो यहाँ पे मिसिंग है 86 क्या है, देखो ये 86.7, 96 क्या है ये है, तो आगे ये होगा 9, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, बस काम कर, इतना इजी है। तो यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, देखिए राउल्ट्स लॉ, बस ये राउल्ट्स लॉ है और ये राउल्ट्स लॉ फॉर टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स, ए बी बी का भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो ट्रिक वाला। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 14, दो ही बचे हैं, लगे रहिए। 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोलर सॉल्यूशन, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, 0.1 मोलर, स्मॉल एम दिया है 0.1, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH दिया है, और उसका अल्फा, अल्फा क्या होगा, आयोनाइज कैसे करेगा, एसिटेट आयन प्लस H प्लस, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा दिया है आपको 1.35%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 मतलब ये क्या होगा 0.0135, ये अल्फा हो गया। और कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, TF निकालना है और पाई निकालना है, अज्यूमिंग मोलैलिटी एंड मोलैरिटी टू बी आइडेंटिकल, मतलब यही मोलैरिटी भी है, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम एक ही है बोल रहे हो। चलिए तो जनरली बताइए क्या करोगे, अल्फा दिया है, पहले क्या करते हैं, इसका n कितना है 1 + 1 2, पहले वेंट ऑफ फैक्टर I, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है मतलब मुझे I कंसीडर करना पड़ेगा, तो अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, अल्फा कितना है 0.0135, I निकालना है और n कितना है 2, 2 - 1 होगा 1, तो I इज इक्वल टू -1 है +1 होगा 1.0135, बस। TF क्या होगा बताइए, TF निकालना है और I इंटू और पाई, हाँ तो डेल्टा TF ऐसे नहीं निकालते, तो ये KF इंटू मोलैलिटी, तो यहाँ पे I कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, I बोलोगे तो बात खत्म। तो ये होता है T0F माइनस TF विच इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इतना आ गया 10135, KF वाटर का आपको पता है, हाँ यहाँ पे KF देना चाहिए था, वो देंगे 1.86 KF होता है, और मोलैलिटी इतना है, तो ये 0 माइनस है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे TF लिखता हूँ, ये TF आएगा -0.188 डिग्री सेल्सियस, तो उन्होंने कितना दिया है, हाँ सही है, और पाई इज इक्वल टू ICRT, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ICRT, तो I कितना है 0135, कांस्टेंट ये मोलैरिटी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है मोलैरिटी और मोलैलिटी एक ही कंसीडर करिए, तो मैं आई कैन यूज दिस वैल्यू 0.1 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 298, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.47479 एटमॉस्फेयर, और उन्होंने कितना दिया है, सही ये हो गया 2.48 दिया है, चलिए 1 डिजिट का डिफरेंस है, पॉज करके आप देख सकते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो नॉलेज मिल रहा है आपको, कोई कैसे भी कहाँ से भी उठाए कोई भी मतलब एग्जामिनर है, बिल्कुल टेंशन नहीं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये 0.15 मोलल, मोलैलिटी दिया है 0.15, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब T0F नहीं TF है, और एक्वियस है मतलब T0F भी हमें पता है डिग्री सेल्सियस में दिया है, कैलकुलेट I ऐसे सिंबल ही दिया है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पे, अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मतलब ये है मोलैलिटी और मोलैरिटी एक ही है ना, आप समझोगे इसको। अब चलिए अज्यूम वॉल्यूम ऑफ आई एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये भी कैलकुलेशन है, बताइए फिर क्या करोगे, TF आपके पास है बताओ, तो ये ऑब्जर्व है, वेंट ऑफ फैक्टर I क्या है डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल, बोर्ड मतलब वो जब मैंने थियरी पढ़ाया था उसमें दिया है I ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, सिर्फ मोलर मास थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व होता है,
तो ये ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व कैसे निकालोगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ से, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 0.51 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आएगा माइनस माइनस प्लस 0.51 और डिग्री सेल्सियस और 0.51 केल्विन लिख सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंस, ये ऑब्जर्व हो गया। और थियोरेटिकल मतलब बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला थियोरेटिकल, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, ये हो गया थियोरेटिकल टी एच। के एफ होता है वाटर है तो 1.86, इसमें देखिए के एफ की वैल्यू नहीं दिया है सब में, वो देना चाहिए एक्चुअली, और मोलालिटी है 0.15, तो ये थियोरेटिकल कितना आ रहा है 0.279 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो I इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, चलिए इधर ही रखते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व बाय थियोरेटिकल, ऑब्जर्व कितना है 0.51 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल है 279, तो ये होगा 1.82 और उन्होंने दिया है सही। और क्या निकालना है, पाई, बताइए पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई, तो वैंटॉप फैक्टर आई 1.82 आ गया, मतलब 1 नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, 1.82 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 होगा, तो आई सी आर टी 1.82, कंसंट्रेशन मोलैरिटी दिया है मोलैरिटी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वाटर का वॉल्यूम एक ही, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी 0.15 इंटू 0.028 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है, हाँ ये इस टेम्परेचर पे पाइप मतलब 273 which is equal to 6.11 एटमॉस्फेयर। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे हम हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हुआ, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए।